शेखर प्राण जी, डॉक्टर रश्मि सिंह जी, एल वेंकटेश्वर लू जी और मित्रों, मुझसे पहले रश्मि सिंह जी ने अपने संबोधन में शुरुआत में 3 शब्दों का उपयोग किया है और वे शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। पहला शब्द है भावना, दूसरा शब्द है इच्छा शक्ति और तीसरा शब्द है समग्र विकास। मैं इन्हीं को अपने ढंग से कहने की कोशिश करूंगा, क्योंकि पंचायत के चुनाव के बाद असाधारण परिस्थितियों में पंचायत चुनाव हुए, लेकिन पंचायत चुनाव के बाद तीसरी सत्र के अभियान के तहत ये प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है या शुरू हो रहा है। तो पहले मैं ये जो सोचता हूँ वो आपके सामने रखना चाहता हूँ कि दरअसल तीसरी सरकार की अवधारणा जो है वो है क्या। मैं ये मानता हूँ कि ये एक नई अवधारणा है और यह और संवैधानिक भी है, रचनात्मक भी है। यानी हम कोई नई बात संविधान से बाहर के नहीं कर रहे हैं, संविधान के अंतर्गत ही एक नई व्यवस्था की बात कर रहे हैं। और आज पंचायत के संदर्भ में जब तीसरी सरकार की हम बात करते हैं तो मुझे याद आ रहा है स्वराज, सुराज और स्वराज्य। ये 3 शब्द चलते हैं और जमाने से चल रहे हैं, लेकिन महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में 1931 में एक लेख लिखा और उन्होंने स्वराज्य को परिभाषित किया। मैं आग्रह करूंगा कि प्रशिक्षक भी और जो प्रशिक्षण में शामिल हो रहे हैं वे भी महात्मा गांधी के 1931 के उस लेख को अवश्य पढ़ें, क्योंकि वो लेख जितना 1931 में प्रासंगिक था, 90 साल बाद 2021 में भी वह उतना ही प्रासंगिक है। और महात्मा गांधी ने कहा कि ये जो स्वराज्य शब्द है वो वैदिक शब्द है, और उन्होंने इसका उल्लेख किया नहीं, लेकिन बाद में लोगों ने खोजा तो पाया कि तैत्तरीय उपनिषद में का उल्लेख भी हुआ है। और फिर तैत्तरीय के उस श्लोक को जब परिभाषित करते हैं, उसके गहराई में जाते हैं, तो स्वराज्य का अर्थ अपने आप प्रकट होने लगता है। ये स्वराज्य का मैं उल्लेख इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पंचायत के स्तर पर, गांव के स्तर पर जो तीसरी सरकार का अभियान है, वह अभियान वास्तव में गांव स्वराज्य पाने का के लक्ष्य से प्रेरित है। और अगर इसके विपरीत या यूं कहें कि इसमें से एक सवाल उठाएं कि क्या ग्राम स्वराज्य मिला है, तो इसका उत्तर मुझे देने की जरूरत नहीं, आप सब मुझसे ज्यादा जानते हैं। मुझे ये लगता है कि 73वें संविधान संशोधन से गांव सरकार की स्थापना की का रास्ता खुला है, बस रास्ता खुला है। और संवैधानिक जो अड़चन थी वह अड़चन दूर हो गई है। ये अड़चन अगर 1949 ही दूर हो जाती तो शायद भारत आज आत्मनिर्भर होता, तो शायद भारत चीन से आगे होता, तो शायद भारत दुनिया का सर्वोत्तम देश होता। और जो एक जमाने में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, वह भारत आज हो सकता था। लेकिन उन कारणों में मैं नहीं जाऊंगा,
कि क्यों ऐसा हुआ कि गांव स्वराज्य को संविधान सभा भूल गई, लेकिन उस भूल को अंततः 73वें संविधान संशोधन में सुधारा है, एक हद तक सुधारा है। अभी उसमें और सुधार की जरूरत है, लेकिन मैंने जैसा कहा कि 73वें संविधान संशोधन से गांव स्वराज्य की, गांव सरकार की जो अड़चन थी या वो रास्ता था जो बंद था, खुल गया। और इसलिए इस प्रशिक्षण का भी और ये सारे अभियान का जो लक्ष्य है वो ये है कि हम कैसे अब पंचायत की व्यवस्था में गांव स्वराज को स्थापित करें। और इसलिए चंद्रशेखर प्राण जी ने अपने शुरुआती वक्तव्य में ये बताया कि किस तरह से प्रशिक्षण की योजना बनी है और प्रशिक्षण से जो हम हासिल करना चाहते हैं उसमें स्वराज, उसमें संसाधन की भी बात है, विकास की भी बात है, और विकास के लिए प्लानिंग कैसी होनी चाहिए रश्मि सिंह जी ने बहुत विस्तार से बताया और बहुत सराहनीय ढंग से बताया। अब मैं अगर ये कहूँ कि ये जो पंचायत का चुनाव हुआ है, इतिहास में अगर इसके रोल को, जो पंचायत प्रतिनिधि चुने गए हैं, पंचायत में जो चुने गए हैं, वो अपने रोल को अगर समझ लें तो इस प्रशिक्षण से एक ऐसी ऊर्जा का विस्फोट हो सकता है जो दरअसल भारत को, फिर के गांव को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है, वो ठीक कहा रश्मि सिंह जी ने, कि उसके लिए इच्छा शक्ति की जरूरत है। और इच्छा शक्ति की जहाँ तक बात है तो मैं इतिहास के उदाहरण से यह बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि आज 73वें संविधान संशोधन ने राज्यों को ये अधिकार दे दिया और राज्यों ने पंचायत कानून अपने अपने ढंग से बनाए। और उसके बाद पंचायत के उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए हैं, तो ये चुनाव ठीक उसी तरह के हैं जैसे 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से 1937 में विधानसभाओं के चुनाव हुए थे। और उन चुनावों में कांग्रेस 1935 के एक्ट के खिलाफ थी, लेकिन उस कांग्रेस ने निर्णय किया कि हम उस चुनाव में शामिल होंगे। वो शामिल हुए, इसलिए शामिल हुए कि वो उस अवसर का इस्तेमाल करना चाहते हैं। आज जो पंचायत के चुनाव हुए हैं, पंचायत के उत्तर प्रदेश के कानून में बहुत सारी खामियां, और उन खामियों को रचनात्मक ढंग से संवैधानिक ढांचे में ही, लेकिन उन कमियों को दूर करने, न्याय पंचायत की स्थापना करने, गांव सभा में पारदर्शिता लाने, और पूरा का पूरा निर्णय एक व्यक्ति ना करे बल्कि पूरा गांव बैठे और गांव बैठ करके तय करे कि हमारे पास संसाधन जो हैं उसका कैसे इस्तेमाल करना है, हमारे पास जो संसाधन की कमी हो रही है तो उस कहाँ से आएंगे। मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ, मुझे मालूम नहीं कि ये बात आपके ध्यान में है या नहीं, लेकिन 2015 में जमशेदपुर की एक बड़ी सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक घोषणा की, और आप नेट से सर्च करेंगे तो वो पूरा भाषण आपको मिल जाएगा। उन्होंने घोषणा की ग्राम स्वराज की, और पंचायती राज दिवस के दिन उन्होंने घोषणा की ग्राम स्वराज की। उस घोषणा में ये भी कहा कि भारत सरकार 2.5 लाख करोड़ रुपए ग्राम स्वराज के लिए देने जा रही है।
यानी उस हिसाब से अगर देखें तो मैंने हिसाब लगाया, मेरा हिसाब और मेरे गणित कमजोर है, आप उसको सुधार सकते हैं, लेकिन 2.5 लाख करोड़ को अगर भारत के गांवों में बांटे तो 80 लाख पर गांव मिलता है। उस भाषण के बाद मैंने लोकसभा के सदस्यों से या जो लोग हमारे परिचित हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनसे मैंने जानने की कोशिश की कि क्या आपने इस भाषण को गौर किया। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बहुत लोग उससे अपरिचित हैं। मैं नहीं जानता कि आप कितने परिचित हैं, लेकिन आप परिचित नहीं हैं तो आप खोजिए और ये पता कर लिए, पता करना चाहिए कि दरअसल प्रधानमंत्री की उस घोषणा का लाभ गांवों तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। और इसलिए ये गांव अगर आत्मनिर्भर होंगे तो ही भारत भी आत्मनिर्भर होगा। और इसलिए ये जरूरी है कि हम प्रशिक्षण के दौरान ही कोई ऐसा पाठ्यक्रम बनाएं जिसमें एक क्राइटेरिया निर्धारित करें कि आदर्श पंचायत कौन सी होगी। आदर्श पंचायत का उल्लेख करें और लक्ष्य रखें। जैसे चंद्रशेखर प्राण जी ने कहा कि हम 15,000 लोगों को प्रशिक्षित करेंगे। ये 15,000 वे लोग होंगे जो दरअसल मोटिवेट होंगे, जो प्रशिक्षित होंगे और एक लक्ष्य सामने रख करके पंचायत को, उत्तर प्रदेश के पंचायत कानून में कमियों को भी दूर करेंगे और रचनात्मक सुझाव देंगे कि ये बातें जोड़ी जानी चाहिए। मैं अपनी बात को समाप्त करने जा रहा हूँ एक दो बातें कहकर। वो बातें आपके ध्यान में होगी, लेकिन मैं ये जरूरी समझता हूँ कि उसको अंडरलाइन करूं। वो ये है कि आज हम 2021 में हैं और उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव ठीक 1 साल पहले हुए हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से। यानी ये उत्तर प्रदेश के लिए विधानसभा का चुनाव वर्ष है और इस चुनाव वर्ष को मैं पंचायत की दृष्टि से जब देखता हूं तो मैं इसको आपके लिए एक महान अवसर की सूचना दे रहा हूं। आप अगर इस 1 साल के अंदर पंचायत में जो सुधार करना चाहेंगे वो उसका अगर ठीक से विवरण बनाएं और आदर्श पंचायतों का एक आधार निर्धारित करें और राज्य सरकार जो आज है उस राज्य सरकार के साथ साथ चुनाव में जो राजनीतिक दल आएंगे उन राजनीतिक दलों से भी पंचायत के सवाल पर आम सहमति बने। जो सत्ता में है वो भी और जो विपक्ष में है वो भी, वे एक आश्वासन दें लोगों को, जनता को वो वचन दें और उनकी वचनबद्धता को आप लोगों तक पहुंचावें। तो ये जो अवसर मिला है उसमें फिर हम पंचायतों को दरअसल ऐसा बना सकते हैं जैसा भारत के हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चाहते थे। मैं अपनी बात यही पूरी करता हूँ और आपने मुझे बुलाया, मैं आपका आभारी हूँ। मुझे भी कुछ सीखने का हर बार अवसर मिलता है। रश्मि जी के भाषण से भी सीखा और जब एल वेंकटेश्वर जी बोलेंगे मैं उनको ध्यानपूर्वक सुनूंगा और जो उनकी प्रशंसा चंद्रशेखर प्राण जी ने की है तो मेरी उत्सुकता और भी बढ़ गई
है उनको सुनने में। ये वेंकटेश्वर लू जी जिस टाइटल में हैं, जो टाइटल उनकी है, उसी टाइटल के मेरे एक पुराने मित्र हैदराबाद में रहते थे, विराट ला वेंकटेश्वर लू। आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरे वो बहुत घनिष्ठ मित्र थे। अब ये एल वेंकटेश्वर लू से आज साक्षात्कार वीडियोस के ही जरिए हो रहा है, और आप जो प्रशंसा मैंने सुनी है, सार्थक काम कर रहे हैं आप। और ऐसे अफसर जैसे रश्मि सिंह जी हैं, वेंकटेश्वर लू जी हैं, ऐसे अफसर हों तो वह सपना जो महात्मा गांधी ने देखा था सचमुच पूरा हो सकता है। मैं अपनी बात यहाँ पर